नमस्कार, मैं जास्मिन शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज प्रति व्यक्ति खेती के लिए भूमि कम होती जा रही है। ऐसे में कम भूमि से अधिक आय के लिए एकल खेती से हटकर समन्वित खेती की ओर बढ़ना होगा, जिस पर सलाह देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं CSRI लखनऊ के डॉक्टर AK सिंह। कृषि विभाग का उत्तर प्रदेश और हमारे जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र है उसके सौजन्य से हम लोगों ने यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो का मॉडल एक प्रदर्शित करने की कोशिश की है। इसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य है किसान भाइयों को ये बतलाने का कि अगर 1 एकड़ की भूमि है उसमें आप सामान्य ढंग से खेती जो धान और गेहूं की करते हैं तो उसमें जो लाभ आपको प्रतिवर्ष मिलेगा वो लाभ मुश्किल से आपको 25 से 30 हज़ार रुपये आप बड़ी मुश्किल से उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसी 1 एकड़ में हमने कई जो घटक हैं, कृषि के कई घटक हैं, उनको जोड़कर रखा है। और इनमें जो आप अगर देखें तो एक तरफ आपको कुछ पोर्शन जो है वो मिलेगी सब्जियों का, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की जो जिस भी सीजन में, चाहे खरीफ में, चाहे रबी के सीजन में, चाहे आप जो गर्मी का जो सीजन होती है उसमें आप जो सब्जियां लगाते हैं वो भिन्न सब्जियां लगा सकते हैं। साथ ही कुछ पोर्शन हमने इसमें कुछ भाग ऐसा रखा है जिसमें आप जो चावल या दाल की आप पैदावार ले सकते हैं, धान की पैदावार या गेहूं की पैदावार ले सकते हैं। कुछ हमने इसमें कुछ भाग ऐसा रखा है जिसमें आप तिलहन की फसलें भी ले सकते हैं या दलहन की भी फसलें ले सकते हैं। तो अगर आप देखें जो अभी हमने जो ये मॉडल आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का ये मॉडल जो हमने बनाया है, इसमें एक तरफ अभी हमने मक्का लगाया है और दूसरी तरफ हमने सब्जियों का एक सेक्शन रखा है। साथ ही कुछ सरसों लगाई है और इसके बीच में एक हमने 800 वर्ग मीटर का एक पॉन्ड रखा है, जो कि जिसमें हमने ये किया है, ये दिखाने का उद्देश्य किया है कि इसी 1 एकड़ में आप फसलों के साथ साथ आप मछली का भी व्यवसाय इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके साथ जोड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अगर इसके साथ इसी 1 एकड़ में 1 गाय या 2 गाय अधिकतम आप रखें। इतना ही नहीं, प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं। इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। तो इससे जो आपकी जो कुल आमदनी जो है, अगर आप धान गेहूं केवल पैदा करके इस क्षेत्र में आप 25 से 30 हज़ार करते हैं, वो आमदनी आपकी बढ़ के 3 से 4 गुना तक भी कर पाने में आप सक्षम होते हैं। बंधुओं, ये जो मॉडल जो है ये हम बता रहे हैं, ये आपके सामान्य भूमियों के लिए है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ऐसी भूमियों के लिए भी काम किया है जो कि आपने देखा होगा नहरी क्षेत्रों में जहां जल जमाव हो जाता है नहर के आसपास, या और भी जो क्षेत्र हैं जहां पे जल जमाव के क्षेत्र हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जब जल जमाव काफी दिनों तक रहता है तो कोई भी फसल आप लेते हैं तो कहीं कहीं तो किन्हीं क्षेत्रों में आप केवल खरीफ की फसल ले पाते हैं, रबी की फसल आप नहीं ले सकते हैं। तो एक ही फसल लेने के कारण आपकी जो किसान की जो आमदनी होती है वो बहुत कम होती है। हमने लखनऊ के आसपास कुछ क्षेत्रों में इस तरह के भी मॉडल बनाए हैं जो जल से प्रभावित हैं, जिनमें वाटर लॉगिंग की वजह से उनमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी किसानों को। उनमें हमने क्या किया है कि बीच में ये एक पॉन्ड बना करके, तालाब बना करके, और उसकी मिट्टी निकाल कर जो उसके अगल बगल का एरिया है, वो क्षेत्र जो उसका है उस जमीन का, उसको हमने ऊंचा किया। और वो ऊंचा होने से क्या हुआ कि जो भी वहाँ पे जल जमाव होता था वो अब जल जमाव वहाँ नहीं होता है, और जो जल होता है वो पॉन्ड में अपने आप चला आता है। तो उसमें हमें कई तरह के लाभ ये मिले कि जो आपका तालाब है उसमें आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और काफ़ी पानी का करीब साल में 7 से 8 महीने पानी हमें उसी जो नहर का जो सीपेज होता है उससे आ जाता है, और
बाकी क्षेत्रों में उसी जल को लेकर के हम सिंचाई वगैरह भी कार्य कर सकते हैं। हमने ये जो मॉडल प्रदर्शित किया है ये 1 एकड़ का मॉडल है। अब इसको अगर किसी किसान के पास ये प्रश्न आता है कि अगर आधा एकड़ है जमीन है या किसी किसान के पास उससे ज़्यादा जमीन है, तो जिस प्रकार की भूमि जितनी भूमि उसके पास होगी उसके हिसाब से हम इस मॉडल में तब्दीली लाते हैं और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से जो इसमें घटक हैं, अलग अलग घटक हैं, उनको हम समन्वय करते हैं। तो अगर आधा एकड़ का भी किसान है तो उसके लिए भी इस तरह के मॉडल हैं हमारे पास जिसे बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपकी जो जलवायु जिस क्षेत्र की क्षेत्र आपका अगर बदल जाता है, जैसे अगर आप ऐसे क्षेत्रों में जाएं जहां पे सिंचित सारा क्षेत्र सिंचित है या ऐसे क्षेत्रों में जाएं जहां वर्षा आधारित क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में भी इस मॉडल का स्वरूप है थोड़ा बहुत बदल जाएगा। तो जैसा अगर किसान का क्षेत्र का आकार बदलेगा तो भी मॉडल में थोड़ा बहुत स्वरूप बदल जाएगा और अगर क्षेत्र में भी बदलाव आएगा तो भी स्वरूप बदल जाएगा। परंतु जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारा यही है कि एक क्षेत्र में कई कृषि के घटक को अपना करके हम जो है अपनी आमदनी दुगनी तिगुनी चौगुनी कर सकते हैं। ये उसमें ये मॉडल जो है इस तरह के मॉडल काफी कारगर सिद्ध होंगे। अपने राज्य में आमतौर पर यह देखा जाता है कि किसान आम के बागों की देखरेख उसी समय करते हैं जब इनमें फलन होता है, लेकिन अच्छे फलन के लिए बागों में मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना जरूरी है। और जैसा कि अभी मौसम में बदलाव हो रहा है, ऐसे में आम के बागों में कौन कौन से प्रबंधनों को करना जरूरी है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक संजीव कुमार से। उत्पादक किसानों के लिए इस माह में अपने बगीचे की देखभाल ऐसी करनी है, सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है, किसी भी परिस्थिति में सिंचाई न करें, न किसी प्रकार का रासायनिक उर्वरक डालें, अन्यथा वनस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाएगी, आपके फलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। करना ये है, किसान बंधु अपने पेड़ों के पास चले जाएं, देखें कि कहीं भी अगर उन्हें लकड़ी का बुरादा गिरता नजर आए, वहाँ कोई छिद्र नजर आए, तना छेदक कीट का प्रकोप होता हो, तो ऐसे जगह पर किसी पतले तार से, जैसे साइकिल का स्पोक, उससे कुरेद कर उस स्थान की सफाई कर दें, उस छिद्र को साफ कर दें। बाजार में नुवान DDVP डाइक्लोरोवास नाम की एक रसायन मिलती है, 1 लीटर में 1 से 1.5 ml मात्रा घोलकर किसी सिरिंज की सहायता से उस छिद्र में डाल दें और उसे गीली मिट्टी से बंद कर दें, अन्यथा यह तना छेदक कीट का प्रभाव से उनके पेड़ का नुकसान हो जाएगा। उसके अलावा आप शीर्ष पे देखेंगे कि पतली पतली जो कलश हैं, जहाँ डंटियां हैं, उन डंटियों पे देखेंगे कि ऊपर से नीचे की ओर सूख रही है। किसान बंधुओं को सलाह दी जाती है कि ऐसे पतले तनों को आप उस स्थान से जहाँ से वो सूखी नहीं है, जिंदा है, उसके 1 गांठ नीचे से किसी तेज चाकू या किसी हथियार से उसे काट दें। कुल्हाड़ी टेंगाड़ी से कभी भी उसका उपयोग न करें। तने को आपने काटा है, इसकी रोकथाम के लिए या तो आप बोर्डो मिश्रण किसान भाई खुद बनाकर उस पर लेप लगा दें, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 1 लीटर पानी में 3 ग्राम की मात्रा घोलकर पूरे पेड़ को धुलाई कर दें। इससे सारे सड़न रुक जाएंगे। और एक किसी तीसी या अंडी जैसी कोई भी चिपचिपे पदार्थ वाली तेल में आप 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड देकर किसी लकड़ी की सहायता से मिला लें और उसको ब्रश की सहायता से उन घाव वाले, उन जख्म वाले या जहाँ भी आपने काटा है वैसे स्थानों पर लेप लगा दें, आपके पेड़ सुरक्षित हो जाएंगे। आम का गुजिया कीट, ये सफेद रंग का चपटे आकार का कीड़ा आम के बौर तथा पत्तियों का रस चूसता है। फलस्वरूप पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं। इनकी मादा गर्मी के दिनों माह जून में पेड़ से उतरकर जमीन के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है। इन अंडों से दिसंबर जनवरी में बच्चे निकलते हैं और 2-3 दिन बाद ये पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और फूल एवं फल का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। दिसंबर माह ही ऐसा माह है जिसमें व्हाइट मिलीबग
जो आपकी फसल को सबसे अधिक नुकसान करने वाली दहिया कीट कही जाती है। सफेद रंग की कीट, उनके अंडे बच्चे जमीन से निकलकर छोटे छोटे शिशु तने पे चढ़ना शुरू करते हैं और जब आपकी मंजरी आएगी उस वक्त वो तने से उस मंजरी से चिपक कर वहाँ का रस चूसेंगे और आपकी डंठल कमजोर होगी, पैदावार कमजोर हो जाएगी। किसान बंधुओं, इसे रोकना है। इसे रोकने के लिए सबसे उचित तरीका ये है कि जमीन से 1.5 से 2 फीट ऊंचा, जहां आपकी उस आम के पेड़ की तनी गोलाकार लिए हुए है, उस स्थान पे 1.5 से 2 फीट चौड़ा आप गीली मिट्टी से लेवा दे दें ताकि तने के छाल में जो दरारें हैं वह भर जाए। उसके ऊपर आप एक पॉलीथीन शीट को लपेट दें और उसे ऊपर नीचे सुतली से बांध दें। किसान बंधु, इस मिट्टी की गीला मिट्टी के लेप करने से उसके तने के छेद के तने में दरारें जो हैं वो भर जाएंगी, वो भीतर से नहीं आ पाएंगी। उसे हर हालत में पॉलीथीन शीट पे आना है। आप इस पॉलीथीन शीट पे किसी चिपकने वाले पदार्थ, गोंद या कोई भी ऐसी चीज, लई जैसी चीज आप उस पे लपेट दें ताकि ये शिशु ऊपर चढ़े और वहाँ चिपक के मर जाए। किसान बंधु, जो शिशु नीचे गिरेंगे या जो कीट नीचे गिरेंगे, उनकी रोकथाम के लिए आप फेनवाल या क्लोरोपाइरीफॉस, कोई भी ऐसी रसायन जो डस्ट के रूप में मिलती है, पाउडर के रूप में मिलती है, 200 से 250 ग्राम आप उसके तने के नज़दीक मिट्टी पे बुड़क दें। तो उसके जड़ के आसपास की मिट्टी को तमाई नहीं करनी है। अब नवंबर माह के बाद किसी भी प्रकार की सस्य क्रिया नहीं होनी चाहिए। आप उस तने के आसपास उस पाउडर को छिड़क दें ताकि उनके छोटे छोटे शिशु उसके संपर्क में आकर नुकसान हो सके। किसान बंधु, आप इन तीनों कीट के अलावे आप अपने पेड़ पे देखें, अगर कहीं भी लाल रंग की चींटी, फायर एंट आपको बड़े बड़े छत्ते बना चुकी है पत्तों को जोड़कर, तो ऐसी चीजों को आप अपने तने से हटा दें। आप देखभाल करें, जड़ के आसपास कोई भी गंदगी न रहने दें, कोई भी जंगल खरपतवार है आप उन्हें हटा दें। इसके सिवा दिसंबर माह में किसी भी प्रकार की सस्य क्रिया से परहेज करें। धन्यवाद। दुधारू पशुओं से अच्छा लाभ मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमारा पशु सही समय पर गर्भित हो। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि पशुओं में बांझपन की समस्या आती है और पशु समय पर गर्भित नहीं हो पाते हैं। ऐसी समस्या से पशुओं को बचाने के लिए क्या करें, आइए जानते हैं सरवनखेड़ा कानपुर देहात के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वृंदावन राठौड़ से। आज हम आप लोगों को पशुओं में होने वाली बांझपन की समस्या के बारे में चर्चा करेंगे आप लोगों से। पशुओं में बांझपन की जो समस्या है, इसके कारण कई हैं। पशुपालकों के लिए दुधारू पशुओं में बांझपन एक बड़ी समस्या है और हमारे पशुपालक यह समझ नहीं पाते कि यह समस्या किस कारण से होती है। यह समस्या अधिकतर पशुपालकों के द्वारा देखरेख के अभाव में होती है। साथ ही इसके कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस समस्या के कारणों को। जैसे कि पशु का गर्मी में ना आना, हीट में ना आना, पशुओं में रिपीट ब्रीडर की समस्या का होना, जिसमें पशु को पशुपालक भाई गर्भित कराते हैं, 1 बार कराते हैं, 2 बार कराते हैं, 3 बार कराते हैं। पशु में गर्भ धारण का ना रुकना, इसको रिपीट ब्रीडर कहा जाता है। तीसरी बात है कि किसी भैंस में बच्चेदानी में मवाद का पड़ जाना, मेट्राइटिस का होना, और इसके अलावा 2 बीमारियां अलग हैं। मैसेरेशन, जिसमें बच्चा अर्ली स्टेज में बच्चेदानी में ही मर जाता है और वो मवाद के रूप में पड़ा रहता है बच्चेदानी में। तो जो पशु गर्मी में नहीं आते हैं, जो खास तौर से भैंसों के बारे में देखा जाए तो भैंसें 90% साइलेंट हीटर होती हैं, जिसमें गर्मी चुपचाप आती है और निकल जाती है, जिसको हमारे पशुपालक भाई ठीक तरीके से समझ नहीं पाते कि कब पशु गर्म हुआ। तो एक तो जो भी पशुपालक भाई अपने आसपास ज़्यादा भैंसें रखे हुए हैं तो साथ में एक भैंसा जरूर रखें। अगर उसी नस्ल का भैंसा है, अगर गाय प्रजाति है तो गाय का रखें, अगर भैंस प्रजाति है तो भैंस का रखें। तो भैंसा आसानी से पकड़ सकता है कि कौन सा पशु हमारा गर्मी में है। और जब भी गर्भाधान कराएं तो गर्मी की जो बीच की अवस्था है, मिड ईस्टस है, उसी में गर्भित कराएं, या तो अति हिमीकृत वीर द्वारा कराया जाए या फिर जो प्राकृतिक गर्भाधान कराते हैं, साढ़ द्वारा कराते हैं, साढ़ के द्वारा कराएं। तो इस तरह से
जो गर्मी की बात है इससे निपटा जा सकता है, और जो रिपीट बीटर की समस्या हो रही है उससे निपटा जा सकता है। और कई बार ये भी होता है कि अगर पशु जो है शुरू की गर्मी में गर्भित कराया गया या बाद की लेट अवस्था में गर्भित कराया गया, तो उस दशा में भी पशु का रुक पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी पशु को गर्भित कराएं, अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो ऐसी दशा में जो इंजेक्शन उपलब्ध हैं, बाजार में भी उपलब्ध हैं, पशु चिकित्सालय में भी उपलब्ध हैं, किसी भी पशु चिकित्सक नज़दीकी से परामर्श ले करके उनको इंजेक्शन भी लगवाएं जब गर्भधारण के समय पर, तो ऐसा पशु जो बार बार रिपीट हो रहा है वो गर्भित हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैसेरेटेड है, पायोमेट्रा है और इत्यादि बीमारियां हैं, इनके लिए जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सालय में पदस्थ पशु चिकित्सा अधिकारी हों उनसे बच्चेदानी की जांच करवाएं, ताकि उसमें ये पता लगे कि क्या समस्या है और उसका निदान कैसे किया जा सकता है। वो किसी अच्छे पशु चिकित्सा अधिकारी को दिखा करके उसका निदान कराया जा सकता है। और पशु जो भी रखा जाए कम से कम प्रति वर्ष एक बच्चा उससे मिलना चाहिए। अगर सही समय पे बच्चा मिल रहा है और उसमें दुग्ध उत्पादन ठीक से हो रहा है तभी पशुपालन का फायदा है, अन्यथा की स्थिति में नुकसान ज़्यादा है। अगर भैंसें हमारी सही समय पर गर्म नहीं हो रही हैं तो ऐसे में अगर पशुपालक भाई ऐसा करें कि जो ल्यूटालाइज के नाम से प्रोस्टाग्लैंडिन F2 एनालॉग के इंजेक्शन उपलब्ध हैं बाजार में, उनको डीप इंट्रामस्कुलर लगेगा पीछे, तो ऐसे पशुओं जिनको लगाया जाएगा तो लगभग 24 से 48 घंटे में पशु गर्म हो जाता है। और इसके अलावा अगर ये इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा तो क्लोप्रोस्टिनोल इंजेक्शन जो आ रहा 2 ml में, इसको भी पुट्ठे में लगा सकते हैं, तो इसमें भी 24 से 48 घंटे में पशु हीट में आ जाएगा। अगर 24 से 48 घंटे में पशु हीट में नहीं आया, ऐसी दशा में 10वें दिन उसको पुनः रिपीट करेंगे, उसके बाद 24 से 48 घंटे में पशु 100% हीट में आ जाएगा। और अगर इसके साथ साथ पशुपालक निरंतर 50 ग्राम खनिज लवण, 50 ग्राम आयोडाइज नमक प्रतिदिन प्रति पशु अगर देते रहते हैं तो बांझपन की समस्या से बचा जा सकता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बगहा, जिला कौशाम्बी के हरिकेश यादव ने। आपने आलू की फसल में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों ने आलू की फसल लगा रखी है और आलू में इस समय कई प्रकार के प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो शेष जो नाइट्रोजन यानी की मात्रा जो थी उसको 40 किलोग्राम आप नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम पोटास जो है मिट्टी चढ़ाते समय हमारे किसान भाई खेत में अवश्य दे दें। इससे पौधे का बढ़वार अच्छा होता है और जो पोटास देने से पौधे में जो कंद बैठता है वो काफ़ी साफ और चिकना और देखने में आकर्षक होता है और कंदा बनने में भी सहायता प्रदान होती है। आलू में पहली सिंचाई जो है वो आलू लगाने के लगभग 1 सप्ताह बाद कर देनी चाहिए। उसके बाद आवश्यकता अनुसार 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहिए। आलू की कोड़ाई के 10 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आलू की ऐसा कर देने से क्या होगा कि आलू जो है उसके ऊपर जो देखेंगे आवरण तैयार होता है उससे काफ़ी दिनों तक आपका आलू जो है खराब नहीं होगा। तो आधी मेड़ तक जब पानी जाए उसी समय तक सिंचाई दें, उसके बाद पानी को रोक दें। पूरा लाइन को भरने की आवश्यकता नहीं है। निकाई कुड़ाई का भी विशेष महत्व है, क्योंकि निकाई कुड़ाई करने से जो खरपतवार आते हैं वो निकल जाते हैं, साथ ही साथ जो आलू का कंद होता है उसके लिए मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, तो आलू का जो कंद है उसका आकार जो है बड़ा बैठता है और काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा मिट्टी चढ़ा देने से, निकाई कुड़ाई करने के बाद उसमें अच्छे से मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। मिट्टी चढ़ाने से आलू हरा नहीं होता है, क्योंकि सूरज की प्रकाश में जब आलू संपर्क में आता है तो हरे रंग का उसके ऊपर कोटिंग आ जाता है एंथोसायनिन, जिसकी वजह से जो कोटिंग आता है जिसकी वजह से आलू जहरीला हो जाता है, पॉइजनस आलू होता है, खाने में स्वाद भी खराब हो जाता है और बाजार भाव भी उसका कम मिलता है। तो इसलिए आलू को अच्छी तरीके से ढक दें मिट्टी से। आलू में प्रमुख रोग जो हैं वो अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा है। और किसान भाइयों ये आपको जानकारी दे दें कि इस समय जो ठंडा बढ़ना शुरू हो गया है
और जैसे ही कुहासा आ जाएगा, मौसम जो है वो शुष्क हो जाएगा और धूप नहीं होगी, तो ऐसे में जो झुलसा का प्रकोप है वो आपकी फसल में आ सकता है। तो अभी आप हमारे किसान भाई यदि झुलसा की रोकथाम के लिए जो दवाई है उसमें एक दवा जो है मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का जो घोल है, जो कि बाजार में आपको साफ कंपेनियन 6 के नाम से मिलता है, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर अगर छिड़काव कर देंगे तो झुलसा का प्रकोप आपकी फसल में नहीं होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। बटन मशरूम उत्पादन की उन्नत तकनीक, उत्तराखंड के तराई, भांवर, मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।